हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है और हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन के अध्याय को अभी पढ़ रहे हैं। उसमें आज की कड़ी है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है, आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के गैमेट मतलब स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु का बनना। और जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो जो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जाहिर सी बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, और एक जो छोटी सेल होती है जो कि स्पर्म में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जबकि गैमेटोजेनेसिस के दूसरे भाग मतलब oogenesis में अगर हम लोग देखें तो जो oogenesis का पार्ट है, oogenesis में oogonia अपना भाग लेता है और oogonia से फाइनली ओवा बनता है। अब हम शुरुआत करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो टेस्टिस होती है उसकी लाइनिंग होती है और उसमें जर्मिनल एपिथेलियम से लाइनिंग होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये छोटा सा हमने टीएस लिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। अब इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर आप देखें तो इसमें मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा मियोसिस 1, तीसरा मियोसिस 2 और चौथा जो भाग है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एक है, दूसरा मियोसिस 1 है, तीसरा मियोसिस 2 है और चौथा जो है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पर दो मिलते जुलते नाम हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस पे अधिकतर बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, नीट से सवाल किए जाते हैं कि इन दोनों प्रक्रिया में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का बिल्कुल पहला इनिशियल प्राथमिक अवस्था है। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो बेसिकली यहाँ पर चूंकि ये डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड का मतलब होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणज होती है, मतलब 46 होते हैं। हमारे जो 46 पेयर ऑफ जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 नंबर में यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको दिखता है। तो जो 46 क्रोमोसोम है वो यहाँ पर होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, याद रखेंगे। अब जब इसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है, मतलब यहाँ पर नोट करेंगे कि जो पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हमने पढ़ा उसकी दो मुख्य बातें हैं कि स्पर्मेटोगोनिया एक तो डिप्लॉयड है और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन हुआ है। तो पहला डिवीजन क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है ये दूसरे विभाजन में पहुंचता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में आप देख सकते हैं कि अब मियोसिस 1 में हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो कैसे हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, इसमें 22 मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में आपको जाहिर सी बात है कि एक्स और वाई है, क्योंकि हम स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर हेट्रोगैमेटी दिख रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो एक 22 प्लस एक्स और दूसरा होगा 22 प्लस वाई। ये स्पर्मेटोगोनिया का सेकेंड स्टेज, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका सेकेंड स्टेज मियोसिस 1 में हमने देखा। फिर से हम देखेंगे मियोसिस 1 का जो विभाजन है वो डिप्लॉयड सेल को दो पार्ट में विभाजित कर रहा है। उसमें एक 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम और दूसरा 22 प्लस वाई क्रोमोसोम आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। मियोसिस 2 अब तीसरी अवस्था है स्पर्मेटोजेनेसिस की, और मियोसिस 2 में यहाँ पर क्या हो रहा है
कि जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन रहे हैं, क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड ही रहेगी। अब हैप्लॉइड से अगेन हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड नहीं होता है, तो हैप्लॉइड ही रहेगा, लेकिन मियोसिस 2 में 4 स्पर्मेटिड यहाँ पर फॉर्म होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं वो। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो माइटोसिस और मियोसिस का जो एक सामान्य फ़र्क है, जो सामान्य अंतर है, वो यही है कि माइटोसिस में डिप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती हैं और जबकि मियोसिस में हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती हैं। आ गई बात समझ में आपको? तो वही हो रहा है, पहला डिवीज़न माइटोसिस हुआ जिसमें डिप्लॉइड थी सेल्स, कोशिकाएं, और जो दूसरा डिवीज़न हुआ वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ, और फाइनली हमको 4 स्पर्मेटिड यहाँ पर एक सेल से मिले। अब ये जो बात है, जो 4 स्पर्मेटिड हमको मिलते हैं, ये अब चौथी अवस्था में जाते हैं। तो जब ये चौथी अवस्था में जाते हैं तो यही स्पर्मेटिड स्पर्म में परिवर्तित होते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का चौथी अवस्था है, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। ध्यान देंगे, पहली अवस्था हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस देखा, मियोसिस 1 देखा, मियोसिस 2 देखा, और अब है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्म में होता है। बच्चों, ये बहुत ही मुख्य भाग है। तो अब हम देखते हैं कि जब स्पर्मेटिड बन गया तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि है तो ये एक कोशिका है, तो इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें गोल्जी एपरेटस भी होगा। अब इसमें होता क्या है, ये बेसिकली स्पर्मेटिड और स्पर्म में जब हम बोल रहे हैं कि स्पर्मेटिड परिवर्तित हो रहा है स्पर्म में, तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि भाई इसको परिवर्तित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और स्पर्मेटिड और स्पर्म में फ़र्क क्या है। तो स्पर्मेटिड के बारे में आप 2 बातें बिल्कुल नोट कर लीजिए कि पहला तो है कि स्पर्मेटिड जो है वो हैवी वेट होता है इसका, और स्पर्म जो है वो लाइट वेट होता है। स्पर्मेटिड जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और ये इसका वेट लूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ये आता है, और फिर ये मोटाइल स्टेज स्पर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने की है कि जब स्पर्मेटिड बन गया तो स्पर्मेटिड के कितने भाग होते हैं, वही भाग होते हैं जो स्पर्म में होते हैं, जैसे कि हेड, फिर हुआ नेक, फिर हुआ मिडिल पीस, और उसके बाद हुआ टेल। मतलब मैं 4 भाग आपको बताती हूँ। तो हेड, दूसरा नेक मतलब गर्दन, और मिडिल पीस माने मध्य भाग, और टेल माने पूंछ। ये स्पर्म के एक 4 भाग है जो आपको यहाँ पर दिखेंगे। हेड को हम एक्रोजोम भी कहते हैं, ठीक है, एक्रोजोम हम कहते हैं, और जो उसका एक्रोजोम है, जो हेड है, वो गोल्जी एपरेटस से बना होता है। जब हम स्पर्मेटिड की बात करते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म का बहुत ज़्यादा भाग होता है, जिसके कारण ये हैवी होता है। पर जब ये स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है, वो कम हो जाती, घट जाती है, और घट जाने के कारण ये हल्का हो जाता है और मोटाइल स्टेज में चला आता है। अब देखिए कि ये तो बात हमने की एक्रोजोम की, हेड पीस की, जो गोल्जी बॉडी से बना है। ये सवाल आपके बोर्ड में और नीट में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अंडरलाइन करके रखेंगे। उसके बाद आती है बात नेक पीस की। छोटा सा नेक पीस आपको दिख रहा है यहाँ, देखिए, और नेक के बाद है मिडिल पीस। जो मिडिल पीस है वहाँ पर देखिए कि जो न्यूक्लियस है उसके दोनों तरफ सेंट्रियोल के 2 भाग, एक ऊपर चला जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा डिस्टल जो सेंट्रियोल है वो चलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो प्रॉक्सिमल है उसका क्या रोल है, और जो डिस्टल है मतलब जो दूर वाला सेंट्रियोल है उसका क्या रोल है। तो जो प्राइमरी है वो डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। कौन से डिवीज़न में? जब ये फिर से आगे डिवीज़न होगा, क्योंकि स्पर्म तो फिर से जाएगा तो फिर से डिवाइड होगा, तो ये वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। लेकिन जो सेकेंडरी है वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर निभाता है, और वो है कि ये एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ द एक्सियल फिलामेंट्स। और ये एक्सियल फिलामेंट्स क्या करती हैं? तो ये इसकी स्पर्म की देखिए पूंछ बनाती है। अब ये सवाल पूछे जाते हैं। और जो मिडिल पीस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, याद रखेंगे।
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ हुआ है, मिडिल पीस में हो गया, गोल्जी बॉडीज एक्रोसोम में हो गया और टेल में एक्सियल फिलामेंट्स चले आए और न्यूक्लियस के दोनों तरफ जो सेंट्रियोल का विभाजन है वो एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से स्थापित हो जाता है। जब इसके ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस आती है तो इसका साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, वेट लॉस कर देता है और ये मोटाइल स्टेज में आता है और उसके बाद इसको हम स्पर्म कहते हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, जब स्पर्मेटेड बना तो स्पर्मेटेड बनने के बाद इसको खाना पानी भी चाहिए होता है क्योंकि इसको तो ग्रो करना है। तो इसका जो हेड है, जो एक्रोसोम है, वो देखिए यहाँ पर किस तरह से सर्टोली सेल में घुस गया है, एम्बेडेड इन, ये देखिए यहाँ पर एम्बेडेड हो गया है सर्टोली सेल के अंदर। और जब सर्टोली सेल में ये एम्बेडेड हो गया है तो अब यहाँ से सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो सर्टोली सेल जिस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है ये यहाँ पर नर्चर करता है और ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। जब धीरे धीरे ये एक परिपक्व इससे अवस्था में आ जाता है, इसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, इसका वजन कम हो जाता है, तो ये सर्टोली सेल से देखिए रिलीज हो जाता है और रिलीज होके अब देखिए स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। आप मिडिल पीस में देखिए क्रॉस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है कि पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो चूंकि स्पर्म को तो जर्नी करनी है, यात्रा करनी है और इसको गति के लिए, यात्रा करने के लिए इसको तो ऊर्जा भी चाहिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलती है इसको। आई बात समझ में? अब बात आती है कि जो स्पर्म है उसकी गति कितनी होती है। तो मान के चलिए कि स्पर्म की गति यदि हम माने तो एक बड़ा स्लो मूवमेंट करता है आफ्टर इजैक्यूलेशन। और इजैक्यूलेशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि 2.5 से 5 ml का इजैक्यूलेशन होता है, जिसमें 250 से 300 स्पर्म्स मिलियन, 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स की काउंटिंग हमने देखी थी। और एक हेल्दी फर्टाइल जो सीमेन होता है, जो इजैक्यूलेशन होता है, उसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, तो नॉर्मल शेप एंड साइज ये स्पर्म का होना चाहिए। और इस शेप एंड साइज का 60% अगर कंटेंट है और 40% अगर वहाँ पर आता है विगरस मोटिलिटी, तब हम उसको मोस्ट फर्टाइल सीमेन या मोस्ट फर्टाइल स्पर्म मानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी गति कितनी होती है। तो जैसे इजैक्यूलेशन वजीना के अंदर होता है, फीमेल जेनिटल्स में होता है, तो वहाँ से स्पर्म का मूवमेंट शुरू होता है। तो स्पर्म का मूवमेंट मान के चलिए कि 1.5 से 3 mm 1 मिनट में चलता है। और इस तरह से जो डिस्टेंस होता है फेलोपियन ट्यूब के पास, इसका जो इस्थमस, एम्पुला इस्थमस जंक्शन फर्टिलाइजेशन का स्पॉट होता है, तो फर्टिलाइजेशन जोन तक इसको पहुंचने में कम से कम आफ्टर द कॉइटस इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे इसको कॉइटस के बाद में लगता है वहाँ निषेचन के स्थान तक पहुंचने के लिए। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में आप देख रहे हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में पहुंचने में इसको आधे घंटे लगते हैं। अब हमने देखा स्पर्म का कि किस तरह से निर्माण हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप संचालित नहीं होती। इनमें हार्मोन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, रोल होता है। वो क्या होता है? तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पर सेक्सुअल अर्ज का सेंटर होता है। यदि आप ब्रेन या मस्तिष्क को थोड़ा सा याद करेंगे तो वहाँ पर याद करिए हाइपोथैलेमस, मतलब मिड ब्रेन के थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे। आपको मैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए। तो हाइपोथैलेमस के पास में देखिए एक स्टॉक है और स्टॉक से फिर आप यहाँ देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख जाएगी। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये वहाँ से एक जो रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस गवर्न करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, नॉट पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये गवर्न करती है। और वहाँ से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, FSH और LH। FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। अब जो FSH है वो सर्टोली सेल की तरफ चला जाता है और जो सर्टोली सेल है वहां पर ये फिर से इनहिबिन सिक्रीट करता है और साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये चला रहा है।
अब इनहिबिन का रोल क्या है देखिए, तो इनहिबिन जो है, इनहिबिन यहाँ पर क्या काम करता है कि यदि स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत हो गया तो अब उसको रोकना है, ठीक है, तो एक निगेटिव फीडबैक इसको देनी पड़ती है, हाइपोथैलेमस की तरफ ये फिर से जाता है इनहिबिन और रोकता है। इनहिबिन माने रोकना, रोको, स्टॉप, जैसे ट्रैफिक करता है ना, स्टॉप करता है, तो वो जाता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनहिबिन जाकर के उसको निगेटिव फीडबैक देता है, बोलता है कि नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एफएसएच को रोको, अब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं चाहिए। दूसरी तरफ देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से एलएच जो सिक्रीट होता है, वो एलएच वो एक तो सर्टुली सेल में चला गया, ठीक है, और इधर यहाँ पर ये चला आता है दूसरी कोशिकाओं में, और दूसरी कोशिकाओं में मतलब लेडिंग सेल्स में। तो जो लेडिक सेल्स है वो लेडिक सेल्स में आकर के टेस्टोस्टेरोन, जो कि एंड्रोजन समूह का एक हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर जो स्रावित होते हैं, जो सिक्रीशन होता है, इस टेस्टोस्टेरोन से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। लेकिन इनहिबिन जो है निगेटिव फीडबैक अपना देता है अगर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्पर्म फॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है तो बच्चों, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण, और ये 4 अवस्थाओं में होता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में माइटोसिस होता है, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद मियोसिस 1 में यहाँ पर 2 सेल्स बनती हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फिर मियोसिस 2 में प्रवेश करता है और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाता है। अब ये स्पर्मेटिड जो है स्पर्मियोजेनेसिस की अवस्था में एंटर होता है, घुसता है, प्रवेश करता है, और स्पर्मियोजेनेसिस में ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और जब इनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, इनका वजन हल्का होने लगता है, साइटोप्लाज्म का आयतन कम होने लगता है, तो ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो हार्मोन का रोल प्ले होता है वो बेसिकली एफएसएच और एलएच होते हैं। एफएसएच सर्टोली सेल की तरफ जाता है, एलएच लेडिक सेल की तरफ आता है। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल की तरफ जाकर के इनहिबिन भी रिलीज करता है सर्टोली सेल से, जो नेगेटिव फीडबैक देता है। इस तरह से पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हार्मोनल कंट्रोल को दर्शाती है। स्पर्म का हमने देखा कि इसमें 4 भाग होते हैं, एक्रोसोम, नेक, मिडिल पीस और टेल। एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडीज से बनता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और टेल में एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यहाँ पर देखी।